गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सभी? चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। क्लियर? ये प्रीवियस ईयर्स का मॉक है। क्या है ये? मॉक है। क्लियर? तो इस मॉक में हम क्या करेंगे, 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये आप क्वेश्चंस को सर्च कर लेना। ये प्रीवियस ईयर एसएससी में सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर? ये इट मीन्स ना कि ये मॉक टेस्ट है आपका। आपके समक्ष ये पहला क्वेश्चन रहा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या पूछा आपसे? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। रिजॉर्ट अपने आप में सही है, रिट्राइव भी सही है, रिट्राइव भी सही है, रिटर्न भी सही है। तो आपके सामने गलत क्या हुआ बेटा? रेवेंज। क्या हुआ गलत? रेवेंज। और आपको पता होना चाहिए कि रेवेंज में क्या आता है, ये ए के प्लेस पे क्या आता है मेरे लाल? ई आता है। क्या आता है? ई आता है। तो रेवेंज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? REVENGE, रेवेंज। रेवेंज। और एक दूसरा वर्ड होता है आपके सामने, क्या होता है दूसरा वर्ड आपके सामने? क्या होता है? एवेंज होता है। क्लियर? तो एवेंज एंड रेवेंज में डिफरेंस होता है। ये जब हम बात करते हैं एवेंज की और रेवेंज की, तो दोनों में डिफरेंस होता है। ये एवेंज हम दूसरों के लिए जब बदला लेते हैं तो उसको बोलते हैं एवेंज, और जब हम खुद के लिए बदला लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे? रेवेंज बोलेंगे। तो आप याद रखना कि रेवेंज की स्पेलिंग में क्या होता है? वी के बाद ई होता है। तो ये आपका क्या बना? आंसर बना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, लिखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्लियर? देखिए ये आपका रहा रिपोर्टिंग स्पीच, ये क्या रहा आपका? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउंस को भी तो चेंज करते हैं ना, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। क्लियर? तो जब कभी भी आपके सामने क्या रहा, फर्स्ट पर्सन रहे आई और वी, तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? मदर हुआ। क्लियर? तो ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और दूसरी चीज़ कि इसमें आ रखा है सेकंड पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं सर, तो फिर कैसे चेंज करेंगे? तो बेटा आपको जब कभी भी ऐसा स्थिति हो मिले, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हों जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना मिले और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन हो, तो आप ना वैसे कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट चुन के रख सकते हो। क्लियर? तो देखिए ये सेकंड नंबर ऑप्शन में तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। और वैसे भी योर को चेंज नहीं करा, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर? और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में भी मदर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ये भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? और देखिए यहाँ पे माई मदर टोल्ड के बाद अपने मन से मी लगाया है, लेकिन यहाँ पर हैडबिन कर दिया है, तो हैडबिन तो नहीं जा सकता ना। क्यों सर? क्योंकि बेटा यहाँ पे एम है, और एम किस में आता है? देखो आप ज़रा, एम किस में आता है? एक मिनट ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए एम जो आपके सामने है ना, इज, एम या आर रहे, तो ये आपका किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। और प्रेजेंट को हम किस में चेंज कर देते हैं? पास्ट में। तो ये सॉरी, इज एम आर को किस में आप चेंज करोगे? वाज अब्लिक वर में चेंज करोगे। क्लियर? तो यहाँ पे हैडबिन तो नहीं हो सकता, और इसीलिए आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा, क्योंकि इसी के बाद क्या दिया है? वॉज दिया है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the sentence. If there is no need to substitute, select no substitution required. Clear? चलिए लिखा, of the two plans submitted by architect, this is one more likely to be accepted. देखिए आपको पता है ना कि जब व्यक्ति या वस्तु एक रहे, तो उसके लिए हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। ये तो कंडीशन नंबर रहा फर्स्ट। लेकिन वहीं पे जब दो व्यक्ति या वस्तु रहे, तो उनके लिए पॉजिटिव डिग्री नहीं बल्कि कंपैरेटिव डिग्री होता है। समझ आया? लेकिन जब व्यक्ति 3 या 3 से ज़्यादा रहे, तो उसके लिए ना तो पॉजिटिव आता है ना तो कंपैरेटिव। हम क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द लगता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ऑफ द टू प्लान्स, प्लान्स तो दो ही हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री आएगा। और मेनी और मच का कंपैरेटिव क्या जाता है? मोर जाता है। क्या जाता है? मोर जाता है। तो क्या आपको यहाँ पे किसी भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे तो मच लिख रखा है और मच तो पॉजिटिव डिग्री होता है, तो ये नहीं हो सकता।
ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी नहीं हो सकता। आने वाला ऑप्शन और एक और ऑप्शन में देख लेते हैं। एक और ऑप्शन हमारे सामने ये रहा, इसमें क्या लिखा है मोस्ट लाइकली। बेटा ये भी आपका ऑप्शन नहीं जाएगा, क्यों क्यों लल्ला? क्योंकि आपका ये है दो के बारे में बात कर रहा है, और दो के लिए कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा है, इसीलिए आप इसमें क्या चूज़ करोगे? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चूज़ करोगे। क्या आप तक यहाँ तक आपको कोई भी इशू है? अगर होगा तो कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा इसको। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा, लिखा है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. Clear? देखिए आपको अभी क्या करना है ना, यहाँ से लगा के will be held तक ये क्या है आपके सामने ना, ये रहा अंडरलाइंड पार्ट। क्लियर बेटा? अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट में लिख देंगे, मैं बता दूंगा उसको। क्लियर? तो देखिए आपको पता है ना कि जब हम पैसिव फॉर्म यूज़ करते हैं, पैसिव फॉर्म यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो आपके सामने स्ट्रक्चर क्या बनता है? बनता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आप क्या यूज़ करते हो? विल अब्लिक सेल यूज़ करते हो। क्लियर? विल अब्लिक क्या यूज़ करते हो? सेल यूज़ करते हो। उसके बाद क्या लगाते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है? अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप आता है। क्लियर? जब हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? विल अब्लिक सेल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? विल अब्लिक सेल यूज़ करते हैं। क्लियर? और उसके बाद आप क्या लगाते हो? अलग से बी लगाते हो, और इस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं? वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद प्रेपोजिशन लगा के और इस सब्जेक्टिव को उसको केस को इधर ला दिया जाता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। समझ आया? तो चलिए इसी फॉर्मेट को देखेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखा है? विल अब्लिक सेल प्लस बी, और फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा? थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो चलिए इसी क्वेश्चन पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है विल बी, और विल बी के बाद ये वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगा? तो थर्ड फॉर्म में रहेगा, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? होल्ड का क्या होगा? हेल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्ड नेक्स्ट वीक। क्लियर? तो देखिए विल बी होल्डिंग नेक्स्ट वीक नहीं ना। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, फर्स्ट मीटिंग क्या खुद से ही होल्ड हो रहा होगा? नहीं, तो ये एक्टिव वॉइस में नहीं जाएगा, गलत हो गया। विल विल फेल्ड, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। और नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो ये होगा नहीं क्योंकि ये गलत है, तो इसलिए आप ऑप्शन क्या लगाओगे? थर्ड नंबर, विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। चलिए ये इस क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे चलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिया गया, लिखा है sentences of a paragraph are given below in the jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. क्लियर? चलिए आपको ये PQRS का क्वेश्चन है, और आपको क्या करने हैं? इन्हें रीअरेंज करना है। चलिए करते हैं फटाफट। जैसे मैं करूँगा बिल्कुल बिल्कुल ना, आप भी वैसे ही करोगे। देखेंगे कि कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम अपने राइट ऑप्शंस तक जाते हैं। क्लियर? देखिए सेंटेंस में आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा है हाउएवर, जबकि। इसका मतलब क्या है? ये कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। इसके पहले भी इसने कुछ बात करा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी से तो सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं सकती, और ऑप्शन नंबर डी किसी में दिया भी नहीं है, तो छोड़ देंगे इसको। फिर लिख रहा है कि टीनेजर्स आर स्पेशली वर्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट। बोल रहा है कि टीनेजर्स आर स्पेशली वर्नरेबल। इट मीन्स कि स्पेशली अगर ये टीनेजर के बारे में बात कर रहा है तो इसके पहले भी कुछ बात किया होगा। टू सच एडवर्टाइजमेंट, ऐसे एडवर्टाइजमेंट से, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट से पहले कुछ तो सेंटेंस रहा होगा ना, तब तो बात करेंगे ना फिर दोबारा एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, तो दो ऑप्शन आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, बचा दो। तो आपको पता लग गया होगा कि दोनों ऑप्शन में बी दिया है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग भी बी से ही होनी है। तो पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स कैन एक्सट्रीमली बी यूजफुल इफ़ दे आर ऑनेस्ट। इफ़ दे आर ऑनेस्ट, फिर बता रहा है दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। दे कौन बेटा? दे कौन? ये एडवर्टाइजमेंट्स, इन्हीं के लिए क्या है? दे है। इट मीन्स कि बी के बाद क्या आना चाहिए? ए ही आएगा, बी के बाद सी नहीं आ सकता। टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल, इधर तो ये नेगेटिव पार्ट के बारे में बात कर रहा है ना। ये तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की उसमें क्या बात कर रहा है? पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिलेट करोगे ना। फिर बोलेगा कि दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू, तो ए के बाद आपका क्या बना बेटा? बी बना।
पता है हम इसके आगे पढ़ेंगे ही नहीं। तो आपने ऐसे ही सी को ऑप्शन नंबर थर्ड को एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये गलत है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये गलत है। क्लियर? तो आपका राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी बना। ऑप्शन नंबर क्या बना बेटा? बी बना। फिर बता रहा है कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। फिर बता रहा है डी आएगा। हाउएवर फिर भी सम एडवर्टाइजमेंट्स में बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बी फूल यू। फिर बता रहा है टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट्स। कौन से? ये वाले एडवर्टाइजमेंट्स। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बना बेटा? बी बना। उम्मीद करता हूँ लाडले यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लिखा है वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। तो इसमें बताऊँ ही क्या? टीचर नहीं होता, वो पढ़ाने वाला एग्जामिनी जो परीक्षा जो बैठा रहता है एग्जाम के लिए, इंस्पेक्टर होगा नहीं। तो आपका क्या ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इन्विजिलेटर। क्लियर? इन्विजिलेटर ही क्या होता है? वो व्यक्ति होता है जो एग्ज़ाम में सुपरवाइज करता है स्टूडेंट्स को। चलिए अगला अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का हमें क्या बताना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। पहले की क्लासेस में भी करा चुका हूँ बेटा। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड होता है। क्या होता है? रिजर्व्ड होता है। क्लियर? और क्या बोल सकते हो बेटा आप? रिजर्व्ड को क्या बोल सकते हो? रिजर्व्ड मतलब होता है टेसिटर्न या रेटिसेंट भी बोलते हो। रेटिसेंट भी बोला जाता है, मतलब वह व्यक्ति जो बहुत ही अल्पभाषी हो, कम बोले। क्लियर? तो ये लाइवली नहीं जाएगा, नॉइजी नहीं जाएगा। वर्बोस मतलब तो होता है क्या? फुल ऑफ वर्ड्स। क्या होता है लाडली? फुल ऑफ वर्ड्स होता है। फुल ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों से क्या रहना? भरा हुआ होना, वर्बिएज होना। क्लियर? तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा? रिजर्व। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी इसका सिनोनिम बता दिया। चलिए उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक से चीज़ें समझ आई होंगी। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड की हमें क्या बतानी बेटा? मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। क्लियर? देखिए वर्टिकल मतलब क्या हो? वर्टिकल हो जो लॉन्गी ना, वर्टिकल हो जो मतलब क्या हो? इक्वल हो। नहीं बाबा, इक्वल मतलब क्या होता है? एनालॉगस टू, इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू। ये नहीं जाएगा, आपका ऑप्शन नहीं होगा। पैरेलल भी नहीं जाएगा, पैरेलल तो ये होगा है ना, ये भी नहीं जाएगा। सैकी भी नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अपराइट, जो वर्टिकल हो, ऊपर की तरह हो, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? अपराइट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? अपराइट। और वर्टिकल का मोस्ट सिनोनिम क्या बना? ऑप्शन नंबर ए बना। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दिए गए इडियम की हमें क्या बतानी है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुन रखा होगा। केक वॉक मतलब क्या होता है? समथिंग स्वीट। नहीं बेटा, समथिंग स्वीट नहीं। समथिंग इंजॉयबल नहीं बाबू। समथिंग ईजी, समथिंग टेस्टी नहीं। समथिंग टेस्टी भी नहीं जाता मेरे लाडले। क्या जाता है इसका? समथिंग ईजी जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बना बेटू? ऑप्शन नंबर 2 बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। क्लियर? लिखा है गिव द चाइल्ड अ नर्सिंग डाइट। पता है ये जो आपके सामने सेंटेंस दिया है ना, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए जब हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर और कमांड होता है, तो सबसे पहले आप क्या यूज़ करते हो? सबसे पहले आप यूज़ करते हो लेट। क्या यूज़ करते हो? लेट। उसके बाद क्या यूज़ करते हो? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद वर्ब बी यूज़ करते हो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस फॉर्मूले को अप्लाई तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? एक्सप्रेसिंग ऑर्डर अब्लिक कमांड। जब ऑर्डर और कमांड होता है तो हम पहले क्या यूज़ करते हैं बाबू? पहले हम अपन यूज़ करते हैं क्या? एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं थोड़ा इसको इरेज करके और अच्छे से लिख दूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ताकि आपको क्लियरली दिखे। आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? लेट। क्या यूज़ करोगे? लेट। क्लियर? चलिए, और वहीं पर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस और सजेशन होता है, तो आप क्या यूज़ करते हो? ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो। फिर आपको तो पता ही है कि सर सजेशन देने के लिए तो अपन शुड यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस फॉर्मूले का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस क्या हो? एडवाइस या सजेशन संबंधित होता है। क्लियर? चलिए तो अब देख लेते हैं कौन सा इसमें, क्योंकि ये सेंटेंस ना दोनों तरीके से बन सकता है। इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, लेकिन हम वही ऑप्शन चूज करेंगे जो हमारे ऑप्शन में दिया गया होगा। तो बोल रहा है द चाइल्ड इज गिवन अ नर्सिंग डाइट। नहीं बेटा, दिया जाता नहीं है,
दो उसको बता रहा है, सजेशन दे रहा है, तो ये नहीं जाएगा। द चाइल्ड वॉज गिवन ए पास, ये भी नहीं जाएगा। फिर बता रहा है मस्ट बी गिवन, यहाँ पे नेसेसिटी के बारे में बात नहीं किया है, बल्कि ये क्या बात कर रहा है, सजेशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बेटू, सजेशन के बारे में बात कर रहा है लड्डू। तो इसीलिए ये आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। बोल रहा है द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नर्सिंग डाइट। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड की हमें क्या बतानी है, मोस्ट ना अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। देखो तो टेनेशियस, टेनेशियस मतलब भी होता है क्या होता है, टेनेशियस मतलब क्या होता है, स्टेड फास्ट होता है। ये रिलेंटलेस मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, ये भी नहीं होगा आपका। परसिस्टेंट मतलब ही हो, ये तो कॉन्टिन्यूअस या कांस्टेंट बोल सकते हो आप, उसको कांस्टेंट बोल सकते हो। क्लियर, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो आपका राइट आंसर बना क्या, येल्डिंग, जो झुक जाए, जो क्या हो जाए, झुक जाए, उसी को उस तो टेनेशियस का एंटोनिम क्या बना, येल्डिंग बना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा है द फॉलोइंग sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. अब इस सेंटेंस में क्या बताना बेटू जी, आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। लिखा वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। आपको तो पता लग ही गया होगा कि सर ये तो ड्यूरिंग नाम का वर्ड हमारे सामने ना प्रेपोजिशन होता है, क्या होता है, प्रेपोजिशन। और सर प्रेपोजिशन की क्या होता है, उसका शर्त क्या है कि प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यही तीन चीज़ ऐसी हैं जो प्रेपोजिशन के बाद आती हैं। क्या बेटा आप प्रेपोजिशन के बाद पूरा का पूरा एक क्लॉज लिखोगे, तो आप बोलोगे कि नहीं सर नहीं लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन क्या, ये ड्यूरिंग के बारे में बात कर रहा है, मतलब टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो टाइम के लिए क्या आता है सर, व्हेन आता है। क्या आता है बेटा, व्हेन आता है। तो अब कैसे बोलोगे कि वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे, तब जाके आपका सेंटेंस सही हुआ। तो आप किस में एरर मार्क करोगे, तो जो ड्यूरिंग वाला पार्ट है ना, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका गलत पार्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर, चलिए लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ये भी एरर वाला ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर, ही अलाउड, लिखा है ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव फास्ट बट ही वॉर्न हिम ऑफ डेंजर। अब आपको पढ़ के तो पता लग ही गया होगा ना कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, पास्ट से हो रही है। किससे हो रही है, पास्ट से हो रही है। तो आगे भी क्या रहेगा, पास्ट ही रहेगा, क्योंकि आपका ये क्लॉज रहा, एक ये क्लॉज रहा, ये दोनों पास्ट के एक्शन है। तो बट के बाद ये जो आने वाला ये वार्म है ना, वार्न है ना, ये क्या होगा लड्डू, ये क्या होगा, वार्नड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वार्नड हो जाएगा, तब जाके सेंटेंस सही हुआ। तो आप इसको किस में चेंज करोगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है, तो आगे भी क्या रहेगा, पास्ट रहेगा। और वार्म्ड यहाँ पे एक्चुअली में वार्म्ड नहीं जाएगा, वार्न जाना चाहिए था, तो आप लिखोगे क्या, वार्नड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म द वर्ब, तब जाके आपका सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो पार्ट नंबर किस में एरर हुआ, पार्ट नंबर ए में एरर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। ये दिए गए अंडरलाइंड इडियम की हमें क्या बतानी है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। तो पता है रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग। तो डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स नहीं होगा, ओनली द टॉप रैंक पीपल नहीं बेटा, ऑफिशियल्स नहीं। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, ये लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क एज नो आंसर। क्लियर, चलिए लिखा है डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम। पता है बेटा, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हो, डिड लेते हो। और डिड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आप यूज क्यों करोगे, क्योंकि आपके सेंटेंस में आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ले ही लिया है, तो आगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। तो इसीलिए
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो इंटरोगेटिव नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपने डिड पहले ही सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ले लिया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखो आपने यहाँ पे डिड ले लिया, डिड यू, क्या यहाँ पे फिर से सेकंड फॉर्म लिखोगे? नहीं ना, मैंने यहाँ पे क्या बता रहा है कि फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, सिर्फ बेक लिखोगे, बेक्ड नहीं लिखोगे। तो किस पार्ट में एरर हुआ, पार्ट नंबर ए में एरर हुआ। क्लियर? चलिए उम्मीद करता हूँ लाडली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। तो हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 16, और बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज़ टुडे बिकम अ डैश मेजर टू मैनकाइंड। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके सामने ए या एन या द दे दे, क्लियर, क्या दे दे, द दे दे, तो आपको पता है ना कि यहाँ क्या है, ये आर्टिकल है। उसके बाद इधर क्या दे दे, आपको नाउन दे दे, तो आपको पता है ना बेटा कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, यहाँ पे एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। क्लियर? बिकम अ, पता है ये वाला क्वेश्चन कुछ गलत दे दिया है, ये वाला क्वेश्चन कुछ गलत दे दिया है, मैं आपको बता दूं। एक मिनट, ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप इसको याद रखिएगा। क्लियर? चलिए मैं एक और बताता हूँ चीज़ें आपको। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर। देखिए ये जो मेज़र है ना, मेज़र यहाँ पे आना चाहिए था, हैज़ बिकम अ मेज़र, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, हैज़ बिकम अ मेज़र डैश टू। क्लियर? अब जाके यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर? चलिए, तो ये मेजर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज़ टुडे बिकम अ डैश। बिकम क्या, प्लानिटी, प्लानिटी नहीं, पनिशमेंट नहीं, इंडेंजर नहीं, क्या, थ्रेट। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में, थ्रेट। हैज़ बिकम अ मेजर थ्रेट टू मैनकाइंड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। क्या यहाँ तक कोई भी इशू है? नहीं होगा बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड के हमें क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना। देखिए रफ मतलब क्या होता है, कोर्स, COARSE, कोर्स, ये वाला ये एस है। क्लियर? कोर्स मतलब भद्दा। क्लियर? तो कोर्स ये नहीं जाएगा, क्रूड नहीं जाएगा, थिक नहीं जाएगा। क्या इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बनेगा, स्मूथ बनेगा। रफ का क्या एंटोनिम बनेगा, स्मूथ बनेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। देखिए ये जो रिकॉल नाम का वर्ड है ना, इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जिरंड यूज़ करते हैं। जिरंड हम किसको बोलते हैं, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे, डू यू रिकॉल, डू यू रिकॉल मीटिंग, टू को काट के क्या बोलोगे, मीटिंग, मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या जाएगा, मीटिंग जाएगा। तो मीट को हटा के क्या करोगे बेटा, मीटिंग कर लोगे। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में एरर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर? लिखा है वॉक और मूव एट अ स्लो और रिलैक्स्ड पेस, मतलब एकदम धीमी गति के साथ चलना, एकदम धीमी गति के साथ चलना। क्लियर? उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं टू वॉक और मूव एट अ स्लो और रिलैक्स्ड पेश। तो देखिए प्रेंस नहीं होगा, रूम्प नहीं होगा, स्ट्रट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एम्बल हो जाएगा। और एम्बल को आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रॉल भी बोल सकते हो, ये ओ है। स्ट्रॉल मतलब भी क्या होता है, चहलकदमी करना, मतलब धीमी गति के साथ टहलना, एकदम इत्मीनान से टहलना, धीरे धीरे टहलना, उसी को एम्बल या स्ट्रॉल बोला जाता है। और ये आपका क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। चलिए अगला, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, हमारी स्क्रीन पे दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट, select the option that expresses the given sentence in passive voice। क्लियर? जो क्या लिखा है, सी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्या बेटा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इट मीन्स कि क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वॉज अब्लिक वर। क्या लिखते हैं, वॉज अब्लिक वर। और साथ ही में
इस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को किस में चेंज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। किस में? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। तो देखते हैं किस में दिया है। लिखा है आई एम, ये तो ऐसे ही कट गया, एम नहीं जाएगा, एम नहीं जाएगा बेटा, हैव बीन भी नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंड बाई हर। क्लियर? तो मी दिया है ना, तो मी का इधर क्या आएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड फॉर्म द वर्ब है, तो आप क्या चूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब चूज करोगे। और सी आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वॉज आएगा, तो आपने वॉज लिखा। उसके बाद ये जो मैंने बोला ना सेकेंड फॉर्म, जो ये सेकेंड फॉर्म है उसको किस में चेंज करोगे? थर्ड फॉर्म में। तो ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म गिफ्ट का गिफ्टेड ही होता है। और क्या चीज़? अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, तो आपने लिखा है किसके द्वारा? सी के द्वारा, तो बाई हर लिख दोगे इधर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बेटा आपको हर एक एक चीज़ बारीकी नज़र आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रीवियस ईयर्स ना आस्क्ड क्वेश्चन है एसएससी का, एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट का। क्लियर? इस तरीके की वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। क्लियर? तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ। बाय।